यस हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास हम लोग ये सारा फॉर्मूला देखे हैं। जो फॉर्मूला देखे हैं थोड़ा इसको लिख देते हैं। फर्स्ट वी हैव सीन व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। इट वाज गिवन बाय 3a minus r, the terms of their respective meaning you know। a is atomicity, r is the number of relations, है ना। फिर हम देखे थे व्हाट इज Cp by Cv, it was equal to gamma or the specific heat ratio. In general, C is given by delta Q by n delta T. ये भी देखें। और क्या देखें, Cp minus Cv is equal to R, which is 2 calorie per mole Kelvin। अच्छा, और ये भी देखे हैं कि गामा इज रिलेटेड टू एफ बाय द रिलेशन 1 + 2 by f। ये सारा फॉर्मूला देखें। और देखे हैं कि Cv इज R by गामा माइनस 1, Cp इज गामा R by गामा माइनस 1। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला हम लोग प्रीवियस क्लास देख चुके हैं। चलिए एक दो तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आप लोग कैसे करते हो। If some heat is supplied to hydrogen at constant pressure, then what fraction of it will be used to raise the temperature? जब कांस्टेंट प्रेशर में हम हीट सप्लाई करते हैं किसी गैस को, वो गैस का टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एक्सपांड भी करता है। देखे थे प्रीवियस क्लास में, नहीं? अच्छा, तो कितना फ्रैक्शन ऑफ हीट यूज हो जाता है उसका टेम्परेचर बढ़ाने में? ठीक है, ओके, सॉल्यूशन बनाएंगे। Some amount of heat is supplied at constant pressure. Let delta Q1 is heat supplied at constant pressure to raise temperature by delta T. Suppose तो डेल्टा Q1 को हम क्या लिखेंगे? N Cp डेल्टा T, है कि नहीं, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, पूछा ये जो हीट हम दिए हैं उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उस हीट का कितना हिस्सा सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने में काम मिलेगा? द अमाउंट ऑफ हीट यूटिलाइज्ड टू रेज द टेम्परेचर ओनली। कौन सा केस में जो भी हीट देते हैं वो टेम्परेचर चेंज करता है? व्हेन इट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है कि नहीं। तो हम कहेंगे डेल्टा Q2 हीट यूटिलाइज्ड और heat used up to raise the temperature, क्या है इसका फॉर्मूला? ठीक है ना, दिस इज पॉसिबल। जब हीट देंगे खाली टेम्परेचर बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। कब होता था? व्हेन इट वाज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है कि नहीं। सो डेल्टा Q2 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताइए? n कांस्टेंट वॉल्यूम में Cv। So when delta Q1 amount of heat is given to raise the temperature at constant pressure, delta Q1 amount of heat is given at constant pressure, delta Q2 heat is utilized to raise the temperature only. What fraction of this total heat supplied? मतलब आपको पूछा गया है, बताओ what is delta Q2 by delta Q1। करेंगे तो रेशियो में क्या मिलेगा? Cv by Cp, that is same as 1 by गामा, क्योंकि गामा होता है Cp by Cv। और ये कौन सी गैस की बात चल रहा है? बात चल रहा है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन मोनोएटॉमिक है कि ट्राईएटॉमिक है? डाईएटॉमिक है। डाईएटॉमिक होने से गामा क्या होता है? 7/5, याद रखना है। सो ये आंसर हो गया 5/7, बिकॉज गामा इज 7/5। क्या बात सबको समझ में आया? इट्स ए सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हो गया, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट। व्हेन 200 कैलोरी ऑफ हीट इज सप्लाइड टू 5 moles of oxygen at 30 degree centigrade, find what will be final temperature of gas if heat is supplied at constant pressure, constant volume। कांस्टेंट प्रेशर में इतना हीट देंगे टू 5 moles ऑफ ऑक्सीजन, तो टेम्परेचर क्या राइज करेगा? कांस्टेंट वॉल्यूम में देंगे तो टेम्परेचर क्या राइज करेगा? दोनों बीट में हमको निकालना है।
देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप बनाओ उसको, यू कैन डू इट। बिट नंबर 1 की बात करेंगे। कांस्टेंट प्रेशर में क्या दिया है डाटा, डेल्टा Q1 कितना है 200 कैलोरी। किसको दिए, 5 मोल्स ऑफ गैस, दैट इज N is 5। अच्छा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हो हाइड्रोजन हो हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको गामा से मतलब है, कितना है 7/5, क्योंकि डायटोमिक है। ये याद रखना पड़ेगा और डायरेक्टली लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन इज डायटोमिक। ठीक है, ठीक है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, डेल्टा Q1 इज 200 कैलोरी, N इज इक्वल टू 5, गामा इज इक्वल टू 7/5। तो क्या दिया, टेम्परेचर 730 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। ठीक है, दिस मच हीट दिए। हाँ, टेम्परेचर इनिशियली क्या था 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब T1 इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी, क्या पूछा है निकालने के लिए, पूछा है आपको बताओ व्हाट विल बी फाइनल टेम्परेचर इफ हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट विल बी फाइनल टेम्परेचर इफ हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, कैसे करके पूछा है। दूसरे बिट में पूछा है कांस्टेंट वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या है, यू नो डेल्टा Q1 इज इक्वल टू NCP, कांस्टेंट प्रेशर की बात चल रहा है, डेल्टा T मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। देखो तो क्या सब कुछ आपको मालूम है, यस ये दिया गया है, N तो मालूम है, CP किसके लिए है, ऑक्सीजन, क्या आपको मालूम है ऑक्सीजन के लिए CP क्या होगा, CP फॉर ऑक्सीजन इज गामा R बाय गामा -1। अगर आपको याद होगा तो इट वाज 7R/2 नहीं, और CV क्या होगा 7/5 होता है ना, 5R/2 है ना, बताए थे। जैसे मोनोएटॉमिक गैस है तो आपका गामा होता है 5/3, तो CP होगा 5R/2, CV होगा 3R/2, लाइक दैट। तो यहाँ पे ये हो रहा है 7R/2। CP मालूम है, N मालूम है, R मालूम है, T1 मालूम है, T2 पता करना है। यस एवरीवन कैन डू इट नाउ एंड फाइंड आउट, डू इट नाउ एंड फाइंड आउट। इट इज 200 कैलोरी, N is 5 moles of gas, CP is gamma R by gamma -1, that is 7R/2। ये कैसे हुआ सबको मालूम होगा। अच्छा, इंटू T2 मालूम नहीं है, T1 is 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन निकालेंगे इसमें से T2 में ये कौन सा यूनिट में मिलेगा, केल्विन की डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड में मिलेगा क्योंकि इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड लिए। इसको अगर हम केल्विन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं, ये भी एब्सोल्यूट में निकलता। अच्छा, तो देखो यहाँ कैलकुलेट करना काफी आसान है। R का वैल्यू है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, यू नो R इज 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो R कैंसिल हो गया 2 के साथ, रह गया ये कितना हो गया 35। तो डिवाइड करो, इट इज T2 minus 30 is equal to 200 by 35, that is what is 40/7। so T2 कितना हो जाएगा, T2 is 30 plus 40/7, 210 plus 40, 250/7 डिग्री सेंटीग्रेड। Can you do the same to find out the final temperature at constant volume? क्या करना पड़ेगा, CP की जगह CV लेना है। बस अब क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, पहली बार कर रहे हो तो डिफिकल्ट लग रहा है नए नए टर्म में, वो टर्म को कनेक्ट करने में रिकनेक्ट करने में थोड़ा मुश्किल होता है, नहीं तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला आपके सामने। डू इट नाउ फॉर द सेकंड बीट। फॉर द सेकंड बीट इफ वी प्रोसीड, तो हम कुछ ऐसे करेंगे। प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस है ना। ठीक है, देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस है। ना हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम का, कांस्टेंट वॉल्यूम का बात करें तो सब कुछ तो वही है, और बस इतना लिख देते हैं। CV कितना होगा, CV इज 5R/2। अच्छा, ये बात है, तो डेल्टा Q2 इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, और डेल्टा T कैन बी रिटन एज T2 minus T1, हाँ दैट इज 200 is equal to 5 moles, CV is 5R/2 multiplied to T2 minus 30। yes, ये हो गया 25, डिवाइड कर दो हो गया 8, ये हो गया this plus 30।
38. That means T2 will be equal to 38 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा केस में फाइनल टेम्परेचर ज्यादा था? When it was heated at constant pressure or at constant volume? constant volume में 38 रहा, constant pressure में क्या था देखो तो, constant pressure में फाइनल टेम्परेचर 250/7, ये 38 है क्या? नहीं, ये कितना होगा रफली 35 के आसपास। हाँ 35 होगा क्या? हाँ 35 के आसपास, मतलब कम रेंज। क्यों बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम में टेम्परेचर 38 पहुंच गया, कांस्टेंट प्रेशर में उतना नहीं पहुंच रहा है नीचे, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर जो हीट देते हैं उसका कुछ हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में लग जाता है, सारा का सारा हीट बनाने में काम में नहीं लगता है कि नहीं? प्रीवियस क्लास ऑल्सो वी हैव सीन। अच्छा ये देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट वाज सप्लाइड टू सेम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन हीलियम एट कांस्टेंट प्रेशर, फाइंड रेशियो ऑफ देयर राइजिंग टेम्परेचर। सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम को सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया गया, किस दोनों का जो राइजिंग टेम्परेचर होगा एट कांस्टेंट प्रेशर दिया गया, दोनों का जो राइजिंग टेम्परेचर होगा उसका रेशियो क्या है? उसका रेशियो क्या है? आप बना सकते हो इसको। राइट नाउ सेम अमाउंट ऑफ हीट was supplied to same moles of hydrogen and helium at constant pressure, find ratio of their rise in temperature। कितना सिंपल है देखो तो, दोनों को बराबर हीट दिया गया। फॉर हाइड्रोजन डेल्टा Q is equal to NCP फॉर हाइड्रोजन इंटू डेल्टा T फॉर हाइड्रोजन। For helium delta Q is equal to NCP for helium into delta T in case of helium। दोनों का N बराबर है, दोनों का डेल्टा Q बराबर है, because same amount of heat was given। रेशियो कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो। So ये डेल्टा Q1 है, ये डेल्टा Q2 है, is given डेल्टा Q1 is equal to डेल्टा Q2। इसको जितना हीट दिया गया उसको उतना ही हीट दिया गया, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट वाज गिवन। सो आपको हो गए NCP फॉर हाइड्रोजन इनटू डेल्टा T फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल टू NCP फॉर हीलियम इनटू डेल्टा T फॉर हीलियम। N तो गया दोनों तरफ से, मतलब डेल्टा T फॉर हाइड्रोजन बाय डेल्टा T इन केस ऑफ हीलियम विल बी इन द रेशियो ऑफ Cp for helium by Cp for hydrogen। क्या आप लोग सीधे सीधे वैल्यूज बता सकते हो? हीलियम तो मोनोएटॉमिक है और गामा होता है 5/3, 5/3 मतलब Cp कितना होगा 5r/2, निकालेंगे तो 5r/2 निकलेगा, ये हो गया 5r/2। Cp for हाइड्रोजन 7r/2, सो ये हो गया 5r/2 डिवाइडेड बाय 7r/2, मार्कपीट करो तो मिलेगा 5/7। इज दैट क्लियर? तो हम देखेंगे दोनों का टेम्परेचर राइज में से किसका टेम्परेचर राइज ज्यादा हो रहा है। देखो तो हाइड्रोजन का कि हीलियम का? हीलियम का राइजिंग टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। सेम हीट दिए, सेम अमाउंट ऑफ हीलियम, सेम हीट देके टेम्परेचर इसका बढ़ गया उसका कम बढ़ रहा है, 5:7 रेशियो में बढ़ रहा है। इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग? अब सोचोगे दोनों गैस बराबर अमाउंट ऑफ गैस है, ये भी 5 मोल है, ये भी 5 मोल है, इसको जितना हीट दिया उसको भी उतना हीट दिए, ये ज्यादा गर्म हो गया, ये कम गर्म हो, समझ रहे हो ना? इट ऑल डिपेंड्स। जैसे पानी है और ऑयल है, ऑयल का स्पेसिफिक हीट लो है, अगर आप हीट दोगे तो टेम्परेचर सर करके बढ़ जाता है, पानी को इतना सारा हीट दो फिर भी टेम्परेचर बढ़ता नहीं है कि नहीं? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर स्पेसिफिक हीट एंड द स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट इज सीन हियर। आई होप दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टूड। क्या किसी को कुछ पूछना है इसमें और समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं टू सी आगे की बात। आज हम लोग देखेंगे एक नेक्स्ट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। स्टेटमेंट है, लिखना है, बाद में इसको न्यूमेरिकल में यूज करना है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? कहता है दी काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल
with gas molecules is equally distributed among all degree of freedom. अगर कोई गैस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। जैसे मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था, मतलब अगर उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में, हर एक डायरेक्शन में 1/3 होगा। डायएटॉमिक का 5 था तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में उसके पास 1/5 ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा, लाइक दैट। सो दिस इज अ लॉ व्हिच विल बी हेल्पफुल व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स लेटर। अभी ये हमें समझ में आ गया, ये हमें समझ में आ गया। Now we want to go for the next point, that is called internal energy. जिसको हम लोग U से डिनोट करेंगे, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या है पहले मैं समझाता हूं, फिर देखेंगे कोई गैस में कितना इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी को हो या हीट एनर्जी को हो, इनफैक्ट क्या होता है, सारे गैस मॉलिक्यूल के बीच में अपना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जो कि बहुत लो रहता है। बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देयर इज सम पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं। जैसे ये पेन में, ये पेन को हम यहाँ से पकड़े तो ये वाला हिस्सा गिर नहीं रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि ये वाला सेक्शन पे जो मॉलिक्यूल्स है दूसरा मॉलिक्यूल को पकड़ के रखे। अगर मैं जबरदस्ती इनको खींचने की कोशिश करूंगा, वर्क विल बी डन अगेंस्ट दैट अट्रैक्टिव फोर्स एंड देयर विल बी सम एनर्जी स्टोर। छोड़ दूंगा तो फिर से वापस आ जाएगा, जिसको आप इलास्टिक प्रॉपर्टी कहते हो, है कि नहीं। तो इसमें कुछ एनर्जी है, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स देयर इज सम इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, है कि नहीं। गैस के केस में दो मॉलिक्यूल के बीच में तो डिस्टेंस कंटिन्यूअसली बदल रहा है। क्या हम ये पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन जानते हैं कि है। लेकिन कितना है जानना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अगेन एट एवरी टेम्परेचर एवरी मॉलिक्यूल इज मूविंग विथ वेरी हाई स्पीड, जिसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। दैट इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज गिवन बाय रूट ओवर ऑफ 3RT/m। R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, m मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। ये इतना स्पीड में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। So from the knowledge of temperature we can find out what is the kinetic energy of the molecules. अब अगर कोई गैस का 5 मोल्स ऑफ गैस है, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में है, उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट मालूम है, तो हम काइनेटिक एनर्जी मेजर कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैन बी मेजर, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का इतना है, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। n मोल्स है तो कितने टू मॉलिक्यूल हुआ पता चल गया, काइनेटिक एनर्जी पता कर सकते हो। हम बोलेंगे n मोल्स ऑफ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज एट ए टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। वेरी सिंपल, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आते हैं? 3 into Avogadro's number 6.023 into 10^23. This much number of molecules all are moving with this velocity. हर एक मॉलिक्यूल का मास आपको मालूम है, मॉलिक्यूलर मास, so you can find out the kinetic energy. Kinetic energy can be measured. अब कोई भी एक गैस में सारे मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। The total sum of all kinetic energies and all potential energy of all molecules altogether give you the internal energy. समझ में आया क्या? तो इंटरनल एनर्जी गैस का क्या हुआ? सारा मॉलिक्यूल का सारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दो, जितना बनेगा दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अगर आप लोग समझ रहे हो तो बताओ, क्या इंटरनल एनर्जी मेजरेबल है? हम मेजर कर सकते हैं। इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इंटरनल एनर्जी कैसे मेजर कर सकते हैं? वी कैन नॉट मेजर द इंटरनल एनर्जी। समझ में आया क्या? इंटरनल एनर्जी इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी। हाउएवर जब आप गैस को हीट देते हो, कोई भी हीट देते हो, सॉलिड को हीट देते हो कुछ दूसरा होता है, लिक्विड को हीट देते हो कुछ दूसरा होता है, गैस को हीट देते हो कुछ दूसरा होता है। सॉलिड को हीट दोगे तो उसका पहले वो वाइब्रेशन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है।
कुछ समय के बाद धीरे धीरे दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेसिंग बढ़ता है, तो हम कहते हैं कि फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज हो रहा है तो सॉलिड से लिक्विड होता है, तब आप हीट देते हो लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता है ना। ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर रिमेन सेम। उसके बाद फिर हीट देते हो तो उसका फिर से टेम्परेचर बढ़ता है ना। एक्सक्यूज मी, फिर से टेम्परेचर बढ़ता है, फिर उसके बाद अगर और हीट देंगे गैस में कन्वर्ट होता है। तो गैस की केस में हीट देंगे तो देयर इज नो फर्दर हीट चेंज। होता क्या है, ये तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। तो गैसेस को जब भी आप हीट देते हो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा मतलब जोर से मूव करेंगे, जोर से मूव करेंगे मतलब कोई चीज उसको टच करेगा तो जोर से मारेंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो गैस की केस में टेम्परेचर बढ़ता है बाय हीट गिविंग। तो कोई गैस का टेम्परेचर में कितना चेंज आया उससे हम पता कर सकते हैं कि उसको कितना हीट मिला है, क्योंकि गैस के केस में फर्दर हीट देने से पोटेंशियल एनर्जी और नहीं बढ़ता, ये ऑलरेडी मैक्सिमम है। मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, फोर्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्मॉल, जो भी है वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और बढ़ नहीं सकता। समझ में आया क्या? तो गैसेस की केस में आप जब कुछ भी हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर ही बढ़ता है और कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर वो एक्सपांड कर रहा है तो विल सी व्हाट इट इज डूइंग, हाउ इट इज, किसी का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है कुछ कर रहा है वो बात अलग है, लेकिन गैस का मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आता है। तो इंटरनल एनर्जी तो हम मेजर नहीं कर सकते, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Change in kinetic energy can be sensed in terms of temperature. How? Because the velocity is related to temperature. समझ में आया? तो इतना सारा जो चीज में बताया मैं थोड़ा सा लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा, कोई आपको इतना डिटेल्स में पूछेंगे नहीं। जैसे अभी समंदर में कितना पानी है, नो वन कैन से। हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर इज देयर इन द सी, नो वन कैन से। मैं एक ग्लास पानी उसमें डाल दिया, अब पूछ रहा हूं अब कितना है, अभी भी नहीं बता सकता हूं, लेकिन कितना बढ़ गया, द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कैन बी अंडरस्टूड, इट इज वन ग्लास ऑफ वाटर। तो इंटरनल एनर्जी कितना था मालूम नहीं है, कुछ हीट दिए, अब कितना है वो भी मालूम नहीं है, लेकिन कितना बढ़ गया, हाँ जितना हीट दिए उतना बढ़ गया। समझ में आया क्या? तो इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या लिखेंगे? चलिए इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, क्योंकि 1 मार्क वाले छोटे छोटे क्वेश्चन में आ जाएंगे। पहला है पहला हुआ at every temperature every gas molecule move with a velocity called root mean square velocity, RMS velocity। शायद आप लोग केमिस्ट्री में ये सब चीजें पढ़ोगे। V इक्वल टू 3RT/m। m क्या है? m इज मोलिकुलर वेट, वेयर m इज मोलिकुलर वेट। therefore the gas molecules possess some kinetic energy हर एक टेम्परेचर में। हाँ, अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो गया तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। इफ यू कैन गो टू 0 केल्विन, सारा गैस मॉलिक्यूल्स अपनी अपनी जगह लटकते हुए मिलेंगे, जो कि प्रैक्टिकली अभी कोई देखा नहीं है, सुना नहीं है, जाना नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी तक एब्सोल्यूट जीरो में पहुंचे नहीं है। अभी तक हम लोग -173 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचे, उससे नीचे नहीं जा पाए, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे जाएंगे तो 0 केल्विन में पहुंचेंगे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अच्छा, तो therefore the gas molecules possess some kinetic energy। फाइन, आगे बढ़ते हैं। because of intermolecular forces, gas molecules
the gas molecules possess certain potential energy. Certain potential energy is the force formula varies with distance and distance between the molecules. The molecules is randomly changing. कोई ऑर्डर नहीं है, कैसे चेंज हो रहा है? Randomly changing. Therefore, it is impossible to measure potential energy of the gas molecules. क्या हो रहा है? जो फॉर्मूला है, फोर्स फॉर्मूला है, वो बदल रहा है डिस्टेंस के साथ. जैसे दो मास के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? G m1 m2 by r square. r is the distance between them. r बदलेगा तो फोर्स बदलेगा. वैसे मॉलिक्यूल के बीच में इतना सीधा साधा रिलेशन नहीं है, और भी टेढ़ा है. ठीक है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ जाता है. मतलब डिस्टेंस कम ज्यादा होगा तो फोर्स फॉर्मूला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेडली चेंज हो रहा है. और कोई भी दो गैस मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस फिक्स नहीं है, कंटिन्यूअसली बदल रहा है कि नहीं? तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फाइंड आउट the potential energy of the gas molecules. समझ में आया क्या? अच्छा, total sum of all kinetic energy and all potential energy of all particles of a system of gas. Of a system of gas is called the internal energy of the system. तो इंटरनल एनर्जी क्या हुआ? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. इतना सारा लिखने से कुछ नहीं आएगा. उसमें से क्या आएगा? इंटरनल एनर्जी इज ए मेजरेबल क्वांटिटी और नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी. क्या कहेंगे? इट इज नॉट ए मेजरेबल. व्हाई? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड. क्या काइनेटिक एनर्जी मेजर नहीं कर सकते? हाँ कर सकते. रूट ओवर ऑफ 3/T/m है उसका वेलोसिटी, उसे निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी. तो क्या लिखे? एज पोटेंशियल एनर्जी. वो पूछेंगे, क्वेश्चन में पूछेंगे व्हाट यू मीन बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ गैस, इज इट मेजरेबल? व्हाई? तो आप कहोगे the total sum of all kinetic energy and all potential energy of all particles of a system of gas is called internal energy. It's called the internal energy of the system. As potential energy cannot be measured. Therefore internal energy is not a measurable quantity. Internal energy is not a measurable quantity. कोई एक सिस्टम ऑफ गैस का इंटरनल एनर्जी कितना है हम कह नहीं सकते. समझ में आया? अच्छा, is in case of gases, the potential energy of molecules cannot be increased or cannot be changed. Therefore all the heat supplied
gas at constant volume is utilized, is used in raising the temperature only। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में जो भी हीट देंगे वो सारा क्या होगा, टेम्परेचर ही रेज करेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा ही नहीं सकता। तो कितना टेम्परेचर रेज हुआ उससे हम पता कर सकते हैं कि कितना हीट दिए हैं। जितना हीट दिए हैं वही है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। समझ में आया क्या? अच्छा, एज काइनेटिक एनर्जी कैन बी मेजर्ड from knowledge of temperature, कितना गंदा हो गया, knowledge of temperature, therefore change in internal energy is a measurable quantity। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। इंटरनल एनर्जी को आप मेजर नहीं कर सकते हो, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी मेजर्ड। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी मेजर्ड। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। अगर हम कहेंगे यू हो गया इंटरनल एनर्जी, ऐसे नाम देंगे, यू हो गया इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे लिखेंगे इसको? फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। यस, तो क्या देखे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ है, क्यों? बिकॉज ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रेफर्स टू टेम्परेचर। अभी थोड़ी देर पहले देखे कि अगर कोई गैस को वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए हीट देंगे, जो भी हीट वो अंदर लेगा वो हीट को पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में काम में नहीं लगेगा, सब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में काम में लगेगा। तो कांस्टेंट, और तो इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा इट विल बी बिकॉज ऑफ राइज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज बिकॉज ऑफ राइज इन काइनेटिक एनर्जी। नहीं, कब होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम में जो भी हीट देंगे वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम में लगता है। कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर हम कुछ हीट देते हैं कोई गैस का, n मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर को डेल्टा टी बढ़ाने के लिए, दैट इज इक्वल टू दी राइज इन इंटरनल एनर्जी। कितना हीट की जरूरत होता है कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर टेम्परेचर को डेल्टा टी बढ़ाना है? दैट इज NCV डेल्टा टी। रिटर्न। अगर आप स्टेटमेंट को दोबारा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। कोई आपको बाद में पूछेगा नहीं डिटेल्स में कैसे ऐसे हुआ, बट देन अच्छे स्टूडेंट के हिसाब से आपको चीजें मालूम होना चाहिए कि जब कोई गैस कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट दिया जाता है गैस को, सारा का सारा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी में नहीं बनता है। फ्रॉम द नॉलेज ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वी कैन मेजर द हीट सप्लाइड टू इट। अच्छा, और काइनेटिक एनर्जी बीइंग ए मेजरेबल क्वांटिटी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी मेजर्ड। कितना होगा ना, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है जो भी हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ने में काम में लगेगा। सो दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट यूटिलाइज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हीट देंगे वो टेम्परेचर राइज अगर डेल्टा टी होगा तो डेल्टा क्यू को डेल्टा टी के साथ रिलेट करेंगे तो क्या होगा? NCV डेल्टा टी। दैट डेल्टा क्यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सारे चीज को समराइज करने के लिए एक सिंगल स्टेटमेंट में कहूंगा कि अगर कोई गैस इस कांस्टेंट वॉल्यूम में है, आप उसको कुछ हीट दिए, ऑब्वियसली उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। जो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा? जितना हीट दिए हैं। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में हम हीट दिए हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। किस फॉर्मूले से बनेगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी। सो डेल्टा यू इज NCV डेल्टा टी।
ये एक पूरा बेसिक फॉर्मूला है। आपको थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल करना है, चाहे कैसा भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो, ये फॉर्मूला वैलिड है। देयर विल बी सेवरल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। आप लोग सोच रहे हो कि 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है ना, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। इन ऑल दो थाउजेंड्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस दिस फॉर्मूला इज वैलिड। क्या? डेल्टा यू इज एनसीवी डेल्टा टी, चाहे कोई भी प्रोसेस हो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय एनसीवी डेल्टा टी, ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ। तो क्या देखें हम, इंटरनल एनर्जी इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी मेजर्ड बाय द फॉर्मूला दिस। ऑन द अदर हैंड, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी कैन नॉट चेंज। हम देख रहे हैं, अगर टेम्परेचर, मान लो कोई गैस को हम टेम्परेचर बदलने नहीं दिए, क्या उसका इंटरनल एनर्जी बदला? नहीं बदला, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय एनसीवी डेल्टा टी। मैं इसलिए ये स्टेटमेंट को बोला क्योंकि कभी कभार डिफरेंट एंट्रांसेस में आ जाता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस कैन नॉट इंक्रीज विदाउट चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। क्या? विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे? 10 you cannot, internal energy cannot change without changing temperature, cannot change without changing temperature, without change in टेम्परेचर। बिना टेम्परेचर चेंज किए इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो सकता है। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया? एनसीवी डेल्टा टी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ए मेजरेबल क्वांटिटी, व्हेयरएज इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड। क्या ये सारा चीज समझ में आया? नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम, थर्मोडायनेमिक वर्क। अभी तक हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में घुसे नहीं है, हम ये डिफरेंट टर्म को आगे यूज करने वाले हैं। ये सारा टर्म को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या बोल रहा है? थर्मोडायनेमिक वर्क, थर्मोडायनेमिक वर्क इज said to be done by a gas when it undergoes a change in volume चेंज इन वॉल्यूम। कोई गैस से थर्मोडायनेमिक वार्क कब हुआ कहेंगे? जब कोई गैस वार्क कब क्या कहेंगे? जब उसका चेंज इन वॉल्यूम हुआ। समझते हैं? यहाँ पर केमिस्ट्री के साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन में जिसको पॉजिटिव लेते हैं, फिजिक्स में नेगेटिव लेते हैं। फिजिक्स में जिसको पॉजिटिव लेते हैं, केमिस्ट्री में नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि वो लोग एम्फासिस नहीं करते हैं वर्ड बाय ए फोर्स और अगेंस्ट ए फोर्स, उसको वो लोग एम्फासिस नहीं करते। तो केमिस्ट्री की जगह केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन यूज करना, फिजिक्स की जगह फिजिक्स का, नहीं तो पूरा लॉ ही गलत हो जाएगा, क्योंकि बुक में लिखा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ पर डोंट कंफ्यूज विथ योर केमिस्ट्री टीचर। फिजिक्स का अलग है साइन कन्वेंशन, केमिस्ट्री का अलग है, थर्मोडायनेमिक्स तो दोनों में, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। अच्छा, तो सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक सिलेंडर ऑफ गैस है, यहाँ पे इस सिलेंडर में हुआ यूं है कि एक पिस्टन है जो कि मूव कर सकता है, ये मूवेबल पिस्टन है, दिस पिस्टन कैन मूव, ठीक है, ये पिस्टन मूव कर सकता है। और हुआ यूं है कि यहाँ पर जो गैसेस है, देयर एट सर्टेन प्रेशर, से दी गैस इनसाइड दिस सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट इज एट ए प्रेशर P is the pressure, and suppose A is the cross sectional area of the piston। अब ये जो प्रेशर के चलते ये जो गैस है इसके ऊपर तो फोर्सेस आने लगेंगे, ऐसे 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 करके फोर्स आएगा, क्योंकि प्रेशर तो चारों तरफ से पुश कर रहा है, नॉट ओनली है, इधर भी कर रहा होगा, इधर भी कर रहा होगा, नीचे भी कर रहा होगा, लेकिन ये मूवेबल है, ये निकल जाएगा, ये लोग रिजिड है, नहीं जा सकते। समझ में आ रहा?
सपोज बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर मैं कहूं कि जो हमारा गैस जो हमारा पिस्टन है, सपोज हम कहेंगे ये जो पिस्टन है, दिस पिस्टन इज से शिफ्टेड बाय ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। ये पिस्टन यहां से यहां पर आ गया, चलो मानते हैं पिस्टन हैज मूव्ड ए डिस्टेंस डेल्टा एक्स। अब ये जो फोर्स दे रहा था, वर्क इज डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स? वर्क इज डन बाय द गैस फोर्स और अगेंस्ट द गैस फोर्स। गैस फोर्स उसको एक्सपांड करने की कोशिश की, बाय द फोर्स हुआ, कितना वर्क हुआ? F into dx। तो यू से वर्क इज डन बाय द गैस। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे, इस चीज को थोड़ा लिखने की कोशिश करेंगे। ये आपका डेफिनेशन आएगा स्कूल एग्जाम में, डिफाइन थर्मोडायनामिक वर्क एंड डिराइव एन फार्मूला फॉर इट। तो आपको ये चीजें समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या लिखेंगे? लेट द पिस्टन in figure moves by a distance delta x due to the pressure of the gas, work done by gas। कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? प्रेशर इंटू एरिया। ए क्या है? ए इज द पिस्टन एरिया, यू नो। सब कुछ डिटेल्स में नहीं लिख रहे हो, समझ में आ रहा है? ठीक है। P इंटू ए, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? डेल्टा एक्स। तो आपको क्या मिला? A इंटू डेल्टा एक्स। ये A इंटू डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A इंटू डेल्टा एक्स, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस। सपोज आई एम कंसीडरिंग ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपांड कर जाएगा तो प्रेशर रहेगा क्या? प्रेशर बदल जाएगा। इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, मान लो कि 0.00001 मिलीमीटर डिस्प्लेस हुआ, तो प्रेशर जितना था ऑलमोस्ट वही है। सो ओवर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यू से द वर्क डन बाय द सिस्टम फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया इनटू डेल्टा एक्स। बट व्हाट डज दिस ए डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट? चेंज इन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कितना है? जो वॉल्यूम बढ़ गया है कितना है? एरिया इनटू डेल्टा एक्स। So I can say it is P into delta V, where what is delta V? Delta V is A delta X, that is increase in volume। मतलब increase in volume का मतलब है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। So it is equal to V2 माइनस और V फाइनल माइनस V इनिशियल, V2 माइनस V1 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। सो वर्क डन बाय ए गैस इज possible only when the gas is undergoing some change in volume. Work done by a gas is P delta V, जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। सपोज हम जबरदस्ती पिस्टन को पुश करके अंदर लाएंगे, वर्क विल बी डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स? अगेंस्ट द फोर्स। तो ये P डेल्टा V का वैल्यू क्या आ जाएगा? फाइनल वॉल्यूम विल बी लेस, initial volume was more, this will be negative, P delta V will be negative. You say work done by the gas is negative. तो work done by the gas negative कब होता है? When the gas is expanding or being compressed. Compression में work done negative है, expansion में work done positive है। समझ में आ रहा? ये चीजें आपको याद रखना है। तो ये जो आपको समझ में आया उसको थोड़ा ढंग से लिखेंगे। 10 when volume of a gas increases from or changes from volume of a gas changes from V1 to V2, the thermodynamic work done is W is equal to, कैसे करेंगे? अगर छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन हो रहा है PdV, तो टोटल जब वॉल्यूम चेंज होगा V1 से V2 क्या वर्क डन होगा? इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस, नहीं
पहले डीवी जाएंगे, देखेंगे कितना बार को, और डीवी और डीवी और डीवी, V1 से शुरू करके V2 तक जाएंगे। इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम V1 टू V2, रिमेंबर इट इज वर्क डन। तो क्या देगा ये यूनिट? जूल्स, है ना, यूनिट देगा P V1 टू V2। हाँ, अगर हम कहेंगे P कांस्टेंट है, इफ P इज कांस्टेंट, मान लो कि कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग है, तो फिर P कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, नहीं, सारे डीवी को छोटे छोटे डीवी को करेंगे, टोटल चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा। डीवी क्या है? स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, और डीवी को इंटीग्रेट करेंगे, टोटल चेंज इन वॉल्यूम। टोटल चेंज इन वॉल्यूम मतलब शुरू में था V1, बाद में हो गया V2, टोटल चेंज इन वॉल्यूम इज V2 माइनस V1। सो फॉर प्रेशर इज कांस्टेंट यू कैन सी इट इज P V2 माइनस V1। समझ में आ रहा है क्या? अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है यू हैव टू गो लाइक दिस, क्योंकि सारे प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस नहीं होते हैं, है ना, कुछ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होंगे, आइडियोबैटिक प्रोसेस होंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस होंगे, ढेर सारे प्रोसेस होंगे। कोई भी प्रोसेस में अगर वर्क निकालना है, तरीका हो गया PdV का इंटीग्रेशन V1 टू V2। और ये अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। और ये अगर पॉजिटिव आएगा इंप्लाइज गैस इज अंडर एक्सपांशन और कंप्रेशन, पॉजिटिव आया, वर्क डन बाय गैस के अगेंस्ट द गैस हुआ, बाय द गैस हुआ, तो क्या कहेंगे? एक्सपांशन की कंप्रेशन, एक्सपांशन। पॉजिटिव इंप्लाइज गैस एक्सपांड्स, और नेगेटिव का मतलब हुआ गैस इज कंप्रेस्ड। समझ में आया क्या? कॉन्ट्रैक्शन में वर्क डन आएगा नेगेटिव, एक्सपांशन में गैस वर्क डन आएगा पॉजिटिव। वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया? V1 टू V2 PdV इंटीग्रेशन। अगर प्रेशर कांस्टेंट है P V2 माइनस V1। समझ में आना? दिया होगा गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीजेस इट्स वॉल्यूम फ्रॉम 20 cc टू 80 cc, बड़ी द वर्क डन, तो P into dV दैट इज द वर्क डन। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर वाज चेंजिंग विद वॉल्यूम लाइक दिस रिलेशन, फाइंड आउट दिस, तो आप लगाओगे इसको फॉर्मूला। नहीं तो कोई भी प्रोसेस में हमें ये निकालना आना चाहिए। क्या थर्मोडायनेमिक वर्क सबको समझ में आया? तो मैं इतना फैला के बता रहा हूँ, सो रहा है आपको लग रहा हो कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है। अगर मैं आज जितना पढ़ा है उसको समराइज करता हूँ तो मैं 5-6 लाइन में बताऊंगा आपको, इतना डिटेल्स में कोई आपको पूछेगा नहीं ऐसे टाइप, बट माय जॉब इज टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, क्योंकि आजकल असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, अंदर से पूछेंगे। पहला हुआ इंटरनल एनर्जी सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आउट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स व्हिच एनर्जी इज नॉट मेजरेबल, potential energy is not measurable, so internal energy cannot be measured. Change in internal energy is a measurable quantity. Change in internal energy of a gas is given by delta U is equal to n CV delta T। बस इतना याद रखना, कैसे हुआ वो तो हम बता दिए, लेकिन कोई पूछेगा नहीं आपको, ठीक है। डेल्टा U is equal to n CV delta T। Thermodynamic work is said to be done when the gas undergoes change in volume, है कि नहीं? एक्सपांड कर सकता है, कंट्रैक्ट कर सकता है। When it is expanding, work is done by the system gas, क्योंकि सिस्टम गैस सिलेंडर का जो चारों बाउंड्री है बाहर को पुश कर रहा है। अगर एक्सपांड किया तो वर्क इज डन बाय द गैस, नहीं अगर कंप्रेस करेंगे तो वर्क इज डन अगेंस्ट द गैस। बाय द गैस होने से एक्सपांशन होता है, एक्सपांशन होने से हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। अगेंस्ट द गैस फोर्स अगर कंट्रैक्शन हो रहा है तो हम कहेंगे वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन इन जनरल पहले चेंजिंग द गैस वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2 इज गिवन बाय V1 टू V2 इंटीग्रेशन PdV। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट इट इज P into V2 माइनस V1। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो P into V2 माइनस V1, P डेल्टा। समझ में आया? ये बात है। एंड दैट इज पॉजिटिव फॉर एक्सपांशन ऑफ गैस। देखो अभी सारा चीज को मैं समराइज किया तो आपके सामने 5 या 6 लाइन निकले, जबकि समझाने के लिए मैं इतना समय लिया हूं, ठीक है। सो डरना बना है। आगे देखेंगे हम लोग आज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसको कहते हैं? व्हाट इज ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? यहां से शुरू हो रहा है हमारा खेल, ठीक है। तो हमारा जो यूनिवर्सल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है ना, उस गैस इक्वेशन में PV सब कुछ तो मालूम है आपको क्या है, फ्रॉम बाय यूनिवर्सल गैस इक्वेशन PV क्या होता है? n
आर टी। इसमें क्या होता है, V क्या होता है, वेलोसिटी होता है कि वोल्टेज होता है? वॉल्यूम होता है। ओ फाइन, तो ये वॉल्यूम होता है, P होता है प्रेशर, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर इन केल्विन स्केल और डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, इसमें से N को कहते हैं सिस्टम पैरामीटर। सिस्टम पैरामीटर मतलब सिस्टम में कितना मोल्स ऑफ गैस है, N डिसाइड करता है, ठीक है। और जो P और V और T है, इनको कहते हैं थर्मोडायनामिक पैरामीटर। समझ में आया क्या? अच्छा, एनी चेंज इन थर्मोडायनामिक पैरामीटर इज कॉल्ड ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस। एनी चेंज इन थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स मतलब पीवीटी में कोई चेंज आया तो हम उसको थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहेंगे। थर्मोडायनामिक प्रोसेस किसको कहते हैं? अगर प्रेशर बदल गया या वेलोसिटी वॉल्यूम बदल गया या टेम्परेचर बदल गया या तीनों बदल गए, ठीक है, एनी चेंज इन पीवीटी इज कॉल्ड ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस। any change in thermodynamic parameters is called a thermodynamic process. Thermodynamic process. Any change in thermodynamic parameters is called a thermodynamic process. अब यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज हमारे सामने आ रहा है, क्या है देखो तो। अभी हम देखें कि PV is equal to nRT। कोई एक सिस्टम क्या ऐसा हो सकता है कि P और V को कांस्टेंट रखते हुए हम T को इंक्रीज करेंगे? सोचो तो, यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, कीपिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट, इंक्रीज द टेम्परेचर। अरे भाई, अगर पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ गैस है, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, इन दोनों को कांस्टेंट रख दी तो T तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो गया। कैसे बढ़ा होगा? इज इट पॉसिबल? नो। कीपिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट, यू कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर। सिमिलरली, कीपिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, कैन यू इंक्रीज द वॉल्यूम? नो। तो थर्मोडायनामिक पैरामीटर 3 है, इसमें से किसी दो को कांस्टेंट रख के तीसरे को हम बदल नहीं सकते। किसके लिए? फॉर ए पर्टिकुलर सिस्टम। पर्टिकुलर सिस्टम मतलब फिक्स्ड वैल्यू ऑफ N, सिस्टम पैरामीटर को, है ना। तो फॉर ए पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ गैस किसी भी दो पैरामीटर को कांस्टेंट रखते हुए तीसरे को हम बदल नहीं सकते, है कि नहीं? हाँ, लेकिन अगर हम कहेंगे नहीं, एक को कांस्टेंट रख के बाकी को बदलेंगे, हाँ ये हो सकता है। P को कांस्टेंट रखेंगे, V को बढ़ा देंगे तो T बढ़ जाएगा, T को बढ़ा देंगे तो V बढ़ जाएगा। नहीं, V को कांस्टेंट रख देंगे, P को बढ़ा देंगे तो T बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ा देंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये हो सकता है। इसका मतलब कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में पीवीटी में से दो पैरामीटर कांस्टेंट होंगे, मिलेंगे नहीं। इसका मतलब ये भी हुआ कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में कम से कम दो पैरामीटर बदल रहे होंगे, या तो पीवी बदल रहे होंगे, या तो पीटी बदल रहे होंगे, या तो वीटी बदल रहे होंगे, या फिर तीनों बदल रहे होंगे, पीवीटी बदल रहे होंगे। समझ में आया क्या? एज कीपिंग any two parameter constants, two thermodynamic parameter constant, thermodynamic parameters constant. The third one cannot be changed. You understand why? Cannot be changed. Therefore cannot be changed. Therefore any thermodynamic process involves variation of at least 2 or 3 thermodynamic parameters.
समझ में आया क्या, है ना। अब कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ले लो, या तो पीवी बदल रहा होगा, या तो पीटी बदल रहा होगा, या फिर वी और टी बदल रहा होगा, या फिर तीनों बदल रहे होंगे। नहीं, सिर्फ एक बदल रहा है, बाकी दोनों कांस्टेंट है, ये इम्पॉसिबल है। मैं इसके ऊपर इतने बार इंफासिस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि काफी इंट्रांसेप्शन में पूछ लेते हैं, कीपिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम इफ द टेम्परेचर इज डबल्ड व्हाट विल हैपन टू दिस, कुछ पूछ लेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, ऐसे करके पूछ लेंगे। टेम्परेचर इज डबल, बच्चे तुरंत क्या कर देते हैं, एनसीवी डेल्टा टी करके निकाल दिया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जबकि क्या लिखना चाहिए, नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा क्या। तो ऐसे करके आपको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, फंडामेंटल क्लैरिटी होना जरूरी है। तो ये हमें समझ में आ गया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसको कहते हैं। एनी चेंज इन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, एंड एनी चेंज इन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर इन्वॉल्व्स वेरिएशन ऑफ एटलीस्ट 2 आउट ऑफ पीवीटी और ऑल द 3। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम इज पीवी डायग्राम, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्या है ये, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज पीवी डायग्राम। इट इज प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम ऑफ, कितने सारा ऑफ है, गैस with pressure of the gas, प्रेशर के साथ वॉल्यूम का क्या वेरिएशन होता है। जब इतना प्रेशर था, इतना वॉल्यूम था, इतना प्रेशर था, इतना वॉल्यूम था, ड्रॉ ए ग्राफ दैट इज कॉल्ड पीवी डायग्राम। समझ में, वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद प्रेशर। पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। नंबर 2 इज प्रेशर इज टेकन अलोंग pressure is taken along ordinate axis and volume is taken along abscissa, abscissa मतलब x एक्सिस। ठीक, तो हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ये हो गया वॉल्यूम एक्सिस, ये हो गया प्रेशर एक्सिस, और हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ यू कैन नो द प्रेशर कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी वॉल्यूम। अगर हम कहेंगे कि ये प्रेशर कब था, जब ये प्रेशर था, वॉल्यूम क्या था, आप कहोगे ये था वॉल्यूम, लाइक दिस। फॉर एवरी वॉल्यूम वी कैन गेट कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर। कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए हम ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में पी और वी में से बदलाव आ रहा होगा? हाँ, क्योंकि एटलीस्ट 2 हैज टू चेंज। पीवीटी में से 2 बदलेंगे तो या तो P बदल रहा होगा, या तो V बदल रहा होगा, या फिर दोनों बदल रहे होंगे। हर एक केस में हम प्लॉट कर सकते हैं। मान लो V कांस्टेंट है, P बदल रहा है, तो ठीक है, V कांस्टेंट रखते हुए P बदलेगा, ऐसे नहीं। अगर P कांस्टेंट हुए V बदल रहा है तो P कांस्टेंट रहेगा, V बदलेगा, ऐसे दोनों बदल रहे तो दोनों बदल रहे। तो एवरी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विल इन्वॉल्व ए पीवी डायग्राम, और ये पीवी डायग्राम इतना पावरफुल है, इसको इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं। जैसे अगर कोई एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप आपको मालूम है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t is known, from that you can find out the velocity ds by dt, from that you can find out the acceleration, you can find the momentum, you can find the kinetic energy, you can find the potential energy। कैसे? acceleration से force पता चल गया, you can find out the potential energy, so you can find everything from the knowledge of displacement time diagram। Similarly, कोई भी thermodynamic process का अगर PV diagram दे दिया ना, you can find everything about that। You can find everything about that. You can find delta Q, Cp, Cv, everything you can find from the PV diagram। समझ में आ रहा है कौन सा प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, सब कुछ जानकारी ले सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। तो कैसे पता करेंगे वो सारी चीज हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो पीवी डायग्राम का मतलब हुआ वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ वेरिएशन ऑफ प्रेशर। P को लिया जाता है आप ये ऑर्डिनेट एक्सिस में, V को लिया जाता है एब्सिसा में। ठीक है, मेरा टेढ़ा हो गया। तो पीवी डायग्राम की अगली चीज को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।